जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑफ किया, तो मुझे क्या सुनने को मिला और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मेरा तो दिल टूटा ही, आपका भी दिल टूटेगा। मुझे उत्तम नगर का इश्यू मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ अगर उत्तम नगर के मुद्दे में कोई ये है, तो वो है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है। पत्रकारों को देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं। आप देखते हैं कि उनकी इतनी ताकत है कि वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वो बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं और मेरे जैसे लोग किसी एमपी से भी बात नहीं कर सकते। 2014 से पहले आज मेरी सिर्फ एक पहचान है। आप जानते हैं क्या पहचान है मेरी? मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ। जो टॉप 10 पहले 10 यूट्यूब के पत्रकार न सिर्फ कि उनमें सब उच्च जाति के लोग हैं, बल्कि उनमें से 90% ब्राह्मण। गैर मुस्लिम दोस्त दूर बैठ के तूफान का नजारा कर रहे हैं और यहाँ हमारी कश्तियां डूब रही हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो अपने इर्द गिर्द आप सांप्रदायिक राजनीति देख रहे हैं, वो उसका सिर्फ एक मकसद है और उसका एक मकसद ये है कि जाति के सवाल को दबा देना। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वरना आप ये समझिए कि इतनी अहम किताब इन्होंने लिखी है लक्ष्मण यादव जी ने, और इत्तेफाक ये देखिए कि बहुत कम मेरे जैसे लोगों को नसीब होता है कि हमें वक्त मिले और हम किताब को पढ़ सके। लेकिन मुझे लक्ष्मण यादव जी का इंटरव्यू करना था, तो मैंने एक बार रात में 11 बजे पढ़ना शुरू किया और किताब को मैं रख नहीं पाई। तो ये समझिए रात के 3 बज गए और मैं किताब को खत्म करके ही उसके बाद मुझे इनका अगली सुबह इंटरव्यू करना था। तो ये मैं कहूँगी कि मेरा ये सौभाग्य है कि इस किताब को पढ़ने का मौका भी मिला और बहुत सारी नई चीज़ें, एक तो नई चीज़ें बहुत सारी मुझे जानने को मिली और दूसरे पुरानी चीज़ों को नए सिरे से तरोताज़ा किया है। और मैं लक्ष्मण यादव जी का जो शुमार है उन लोगों में करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि 4 दीवाने दुनिया बदल सकते हैं, 4 में से एक दीवाना यहाँ बैठा है। अब सिर्फ देखना ही है कि 3 दीवाने हमें यहाँ मिलने वाले हैं या नहीं। तो बहुत बेहतरीन किताब है और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। और मैं कास्ट के क्वेश्चन को मैंने न्यूज़ रूम में देखा है। मैं बहुत एक छोटे से कस्बे से आती हूँ जहाँ पर अच्छी खासी दलित आबादी है। तो मैंने दलितों को और खासकर तथाकथित लोअर कास्ट लोगों को, और सबसे ज़्यादा लोग हैरान होते थे वहाँ अमेरिका में स्टैनफोर्ड में जब मैं कास्ट की बात कहती थी और बिना कोई यानी प्रीफिक्स लगाए मैं कहती थी लोअर कास्ट ग्रुप्स, तो वो बड़े हैरान होते थे और कहते थे आप ऐसे कैसे बोलती हैं लोअर कास्ट ग्रुप्स, क्योंकि हमारी साइकी में ये चीज़ इतना स्टैब्लिश हो चुकी है कि हम ये भी नहीं कहते कि तथाकथित रूप से निचली जातियां, हम भी ये मान चुके हैं। तो जो कास्ट आइडेंटिटी का पूरा एक ये यूनिवर्स है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है सीधे तौर पर भी देखिए उत्तम नगर गई थी मैं 2-3 दिन पहले, और जो ये किताब है, इस किताब का एक असली जिंदगी में उसका क्या रूपांतरण हो सकता था वो उत्तम नगर में देखने को मिलता है। उत्तम नगर में ये तमाम जो भगवा विनाशकारी ताकतें हैं, जिनको हमारे सबसे ताकतवर लोग हमारे देश के, चाहे वो हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस राज्य की मुख्यमंत्री हो, या इसके अलावा बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े जजेस हों, आप सोचिए कि एक ऐसे शहर में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां दुनिया देश के सबसे अहम लोग, मीडिया के पूरे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर किस तरह से दो गरीब लोगों को, मैं इसको सांप्रदायिक इशू के तौर पर हरगिज नहीं देखती हूँ। उत्तम नगर का इशू मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ अगर उत्तम नगर के मुद्दे में कोई ये है, तो वो है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। ना ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ना ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे इस देश के सबसे गरीब दो लोगों को आपस में लड़ाया जा सके, सबसे गरीब दो तबकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और इसकी बानगी के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने, जब तक मैं नहीं गई थी उत्तम नगर, मेरे 2 तरह के विचार थे, मैं 2 तरह से देख रही थी। एक तो मैं इस तरह से देख रही थी कि देखिए यहाँ पर एक कोई फसाद हुआ जिसमें एक लड़का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया, और उसके मारे जाने के बाद एक तबके में एक तरह से उसको लेकर उत्तेजना और एक तरह से बदले की भावना का जन्म हुआ, और ये इसमें एक जायज भावना भी है कि वे नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो तड़का लगाने का काम या पूरे तरीके से आपस में लड़ाने का काम ये भगवा ताकतें कर रही हैं, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। इस एक प्रिटेक्स्ट के साथ, इस एक मेंटल माइंडसेट के साथ मैं उत्तम नगर पहुंची। मैंने वहाँ लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, और वहीं पर उन्हीं गलियों में, मतलब इस तरह की गलियां हैं वहाँ पर
कि एक गली में मान लेते हैं कि 20 घर हैं और 20 घरों में 13 घर मुसलमानों के हैं और 7 घर दलितों के हैं। ऐसी भी गलियां हैं जिसमें 20 घरों में 19 घर मुसलमानों के हैं और 1 घर दलित का है। और वो दलित लोग ऐसा नहीं है कि वो 2, 4, 6 दिन पहले वहां गए, ये 50-60 साल से वहीं पर रह रहे हैं। तो पहले कैमरे पर सब अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये फसाद हो, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, देखिए हम तो बहुत अच्छे तरीके से आपस में रहते आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2, 3, 4 घंटे इस बात को गुजर गए और मैं लगभग एक निष्कर्ष पे ये पहुंच गई कि ये बिल्कुल बाहरी फसाद है, जिसको यहाँ फैलाने की कोशिश हो रही है। जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑफ किया, तो मुझे क्या सुनने को मिला और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मेरा तो दिल टूटा ही, आपका भी दिल टूटेगा। मुझे लोगों ने कहा, मैंने पूछा कि क्या बताइए ना, कुछ अंदर की बात बताइए, तो आप तो कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं मुसलमान, तो फिर ये लोग बाहर से क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पर? आप क्या समझते हैं, इन्हें आना चाहिए इन लोगों को यहाँ पर? तो कह रहे हैं हाँ, आना तो चाहिए, धीमी सी आवाज़ से, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि वो बहुत सांप्रदायिक बात अभी कहने वाले हैं। हाँ, आना तो चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? बोले आज ये तरुण के साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ हो सकता है। आप ये सोचिए कि वो लोग कह रहे हैं, और ये ऐसे लोगों ने मुझसे कहा जिनकी उम्र 70 साल थी, 75 साल थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उत्तम नगर में गुजार दिए बिना किसी मुसलमान के उन पर हमला किए। उनके मन में ये असुरक्षा का भाव बहुत कामयाबी के साथ एक 75 साल के बुजुर्ग के अंदर अगर डाला जा सकता है, और ये एक नहीं, मैं कम से कम 4 लोगों की आपको बात बता रही हूँ। उनमें से एक ने हमसे ये बात ऑन कैमरा कही, मेरी रिपोर्ट में मैंने उस बात को दर्ज किया है कि उसने कहा आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर चीजें जो हमारे दिमाग में हैं, ये पूरा जो डर और खौफ फैलाने की जो पूरी कोशिश है, तो मसला ये है कि सांप्रदायिकता की जमीन है इस देश में। सब कुछ काल्पनिक नहीं है, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हम एक तरह से पूरे, मैं कहूंगी, एक विस्फोटक के बिल्कुल ढेर पर हम बैठे हुए हैं, उसमें चिंगारी लगाने का काम ये भगवा समूह करते हैं। और इनमें वो लोग थे जो कह रहे थे कि हमने 1984 भी देखा, हमने 92 भी देख लिया, हमने दिल्ली के दंगे हुए 2020 के, हमने वो भी देख लिए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो ये पूरी जो भाजपा और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स है, ये हमारे तथाकथित निचली जाति के लोगों को और दलितों को ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनाने की और ज्यादा से ज्यादा उनका हिंदूकरण करने के बाद उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करने की, और मैं कहूँगी बहुत सक्सेसफुली, बहुत कामयाब तरीके से इन लोगों ने उत्तम नगर में ये काम किया है। तो ये तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण है कि मैंने कैसे 2024 के चुनाव में, ये किताबें, ऐसा लगता है कि एक किताब आई, हिंदी में लिख गई, वो किताब पढ़ी होगी 2, 4, 6 हजार, 10, 20 हजार लोगों में, हो सकता है अपने एक लाइफ टाइम में 1 आध लाख लोग पढ़ने। क्या होता है ऐसी किताबें लिखने से? मैं खुद भी पूछ रही थी लक्ष्मण जी से इंटरव्यू में, मैंने कहा क्या होता है, आप क्यों कर रहे हैं ये, क्यों अपनी क्या कहना चाहिए कि रातें भी काली कर रहे हैं और क्यों पन्ने काले कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? लेकिन इस बात के महत्व को मैंने 2024 के चुनावों में देखा। आप देखिए कि ये 2024 का चुनाव हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को 10 साल गुजर चुके थे। देश में ऐसा माहौल था कि लगता था कि बिल्कुल, बार बार सोशल मीडिया पे आप जाइए तो लगता है कि बस अब दूसरा बंटवारा होने ही वाला है, क्योंकि दिमागों में बंटवारा हो चुका है, सोशल मीडिया पे हो चुका है, बस जमीन पे होने की देर है। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन से ठीक 6 हफ्ते पहले में गई, उस वक्त मैंने देखा कि इस तरह की किताबें, ये रातें काली करना और पन्ने काले करना, और वो लोग जिनके हम नाम नहीं जानते, वो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, जनसभाएं, इतनी छोटी छोटी जनसभाएं जिन्हें हम चाय के, जो चाय खाने होते हैं, नुक्कड़ होते हैं चाय के, वहां पर कास्ट के मुद्दे को 2024, और माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे मेहमान और आप लोगों में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे भाजपा ये चुनाव लगभग हार गई। वो मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा और एक ही सिंगुलर रीजन था, वो था जाति के सवाल को केंद्र में रख देना, सिर्फ और सिर्फ एक। और सोचिए 10 साल तक जाति पर कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसमें वो कहते थे कि देखिए प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां हैं, इनमें निचली जातियों के लोग नहीं हैं, इनमें भी जो है एक सेंसस होना चाहिए कि कितने लोग हैं, मीडिया में लोग नहीं हैं। तो लोग कहते थे राहुल गांधी पागल हो गए हैं। मतलब मेरे वो दोस्त जिनको मैं लिबरल कहती हूँ, जिनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग
ज़बरदस्त है और वो लोग भी मेरी तरह समाज को देख रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कहते थे कि ये आदमी तो लायक ही नहीं है कि नेता बने, ये राहुल गांधी पागल हो गए। बताइए, इतना कम्युनल इशू पे इलेक्शन हो रहा है और ये क्या जाति के सवाल को लेके बैठ गए? इनका क्यों दिमाग खराब हो गया है? इनको कोई क्यों नहीं बताता कि ये कोई मुद्दा नहीं है? तो ये मैं इस बात की तारीफ मुझे करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति राहुल गांधी भी मेरी तरह जाति के बाहर से ही जाति को देख रहे हैं, लेकिन मैं तारीफ करूंगी उनके एडवाइजर्स की कि उन्होंने बताया, अखिलेश यादव का साथ भी उनको मिला। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगी ये सिर्फ चेहरे थे इस पूरे जो हमारे सामने एक संघर्ष हमने देखा 2024 में। मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि सैकड़ों की तादाद में हमारे वो दलित एक्टिविस्ट, वो तथाकथित निचली जातियों के एक्टिविस्ट, उन सब ने आम लोगों के भीतर जो एक पैदा की समझ कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इन 3 बड़े सवालों पर, इसमें कोई भी साजिश नहीं है, माफ कीजिएगा अगर किसी को ये लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती है, मुझे लगता है यही चीज तो हो सकती है, सिर्फ यही चीज तो वो करना चाहते हैं। मतलब एक वो बात जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं, वही एक बात उनको नागवार गुजरी है। यही एक बात है जो वो करना चाहते हैं। उनका जो आखिरी मकसद है वो यही है कि लक्ष्मण यादव को, मैंने दीवाना कहा है, उनको पागल करार दे दिया जाए कि ये किताबें क्यों लिख रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जाए कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनके एडवाइजर्स कौन हैं, वो तो नेता बनने लायक नहीं है। अखिलेश यादव को कह दिया जाए कि ये पीडीए का जमाना नहीं है, आपको मोदी जी जैसा बनना है। हर किसी को यहाँ एक छोटा मोदी बनना है। अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है तो चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या हमारे और भी बहुत सारे नेता हों, या आम आदमी पार्टी के यहाँ भी सांसद हैं दिल्ली में, बड़े मशहूर सांसद, नाम नहीं लूंगी उनका, राज्यसभा से सांसद है। हर किसी को एक छोटा मोदी बनना है, क्योंकि छोटा मोदी बनने का यही एक फॉर्मूला है। तो मैं कहूंगी कि 2024 में जो हमने देखा वो भी एक पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस थी, कि एक देश का एक कॉमन सेंस होता है, आप जानते हैं सब, है ना, कि हम ये सोच रहे होते हैं कि ये चुनाव इन 3 मुद्दों पे हो रहा है, या मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल, इसमें ये 3 बड़े मुद्दे हैं। तो ये जो एक कॉमन सेंस था एक देश का, एक आम राय जो बन रही थी, उस आम राय के खिलाफ जाके ये चुनाव हुआ। और मैं तो यहाँ ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आम राय क्या होती है? कोई जानता है यहाँ पे आम राय क्या होती है? आम राय सिर्फ होती है कि कुछ प्रिविलेज, उच्च जातियों के वो लोग जो राय बनाते हैं, वो आपस में बैठ के 10, 20, 50 लोग एक राय बना लेते हैं और वो कहते हैं ये आम राय है। अब बिल्कुल आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी अगस्त के महीने में एक नया चैनल शुरू किया, और चैनल शुरू करने का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो, कुछ मिनट का वीडियो मैंने पोस्ट किया। और अगेन वही, ये इलेक्शन के बाद था जाहिर है, और चुनाव हार चुका था विपक्ष, और एक तरह से बहुत निराशा की भावना उन लोगों में थी जो अभी भी इंसाफ की फिक्र करते हैं, बराबरी की फिक्र करते हैं, जो अभी भी इस देश को एक तरह से संविधानवादी, लोकतंत्रवादी और एक ऐसा देश बना के और बचा के रखना चाहते हैं। या मैं कम शब्दों में कहूँ कि वो लोग जो अभी भी इस देश की आत्मा को बचा के रखना चाहते हैं। तो उन लोगों में एक तरह की निराशा थी, और उन लोगों में मैं भी शुमार हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी ऑब्जेक्टिविटी का मैं दावा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये जो बहुसंख्यकवादी ताकतें हैं, जो इंसाफ के खिलाफ ये ताकतें हैं, जो उदारवाद के खिलाफ ये ताकतें हैं, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के, तमाम जो हमारे प्रताड़ित समाज है उनके खिलाफ जो ताकतें हैं, मैं उन ताकतों के खिलाफ हूँ। तो जब मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो किया तो ये यकीन जानिए आप, 30 सेकंड पहले भी, ये 8-10 मिनट का वीडियो था, बहुत लंबा नहीं था, उससे 30 सेकंड पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो बैठे हैं लोग, उनकी तरह मुझे भी नहीं पता चल रहा था अब आगे क्या करना है। तो मैं कैमरे के सामने बैठी और कुछ भी मेरे जो मन में आया मैं कहती चली गई। और जब वीडियो वो खत्म हुआ तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा कि देखिए, आपकी तरह मेरे अंदर भी निराशा है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ। ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी में एक रात हो सकता है 2 रात हो, 10 रातें हों, लेकिन उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एक नया सूरज उगा लेती हूँ। और आज मैं आपके सामने इस नए चैनल की शुरुआत करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए,
वो 65% लोग जो ये चाहते हैं कि भारत आज भी लोकतंत्र पे बुनियाद होता हुआ देश हो, उदारवादी हो, जहां सबको बराबरी का अधिकार मिला हो और अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को हम बचा के रखे हैं। ये 65% लोगों की आवाज बनना चाहता है ये चैनल। मुझे भी लगा पता नहीं क्या बोल गई मैं, खैर वो पोस्ट कर दिया वीडियो। सैकड़ों की तादाद में मुझे मैसेजेस लोगों के उस YouTube वीडियो के नीचे मिले कि मैं उन 65% में से एक हूं। हाँ, मैं भी उन 65% लोगों में से एक हूं। इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल बाग बाग हुआ, आप यकीन जानिए। मुझे लगता है कि नेगेटिविटी की और जो विध्वंस है, विध्वंस की अपनी एक ताकत होती है। और आज के दौर में आप पत्रकारों को देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। आप देखते हैं कि उनकी इतनी ताकत है कि वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वो बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं। और मेरे जैसे लोग किसी MP से भी बात नहीं कर सकते। हम इतने कमजोर लोग हैं। हमारी जो उनकी पावर है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन वो बहुत पावरफुल लोग हैं। जिन एंकर्स पे आप कहते हैं गोदी एंकर से हंस देते हैं, आप ये सब बातें करते हैं, आप यकीन जानिए आज के दौर के सबसे ताकतवर लोग हैं यही एंकर्स। और उस दौर में एक छोटी सी YouTube की पत्रकार, जिसको हमारे भाजपा के लोग कहते हैं यूट्यूबिया, उसने एक बात कही, सिर्फ अपने मन की छोटी सी बात, और अगर हजारों लोग आ गए ये कहने के लिए कि मैं आपके साथ हूं, तो मुझे लगता है अभी भी इंसाफ में, बराबरी में और एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस एकजुटता की ताकत के लिए। और बिल्कुल बस अब आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि एक YouTube पत्रकारिता का मैं हिस्सा हूँ और शुरू में झिझक होती थी। मैं भी उन लोगों में शुमार हूँ जिन्होंने टेलीविजन की गोल्डन जनरेशन का मैं हिस्सा रही हूँ। बड़े फख्र से एक ज़माने में कहा करती थी मैं कि जब न्यूज़ का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उन लोगों में से मैं एक हूँ, जिन लोगों ने पहली बार खबरें पढ़ी प्राइवेट टेलीविजन स्क्रीन पर। और उसके बाद से सफ़र ये हुआ कि अब टेलीविज़न की हालत ये हो गई है कि न सिर्फ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ टेलीविज़न के हिसाब से, बल्कि अनएम्प्लॉयबल हूँ। न सिर्फ कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती है। और भी बैठे हैं लोग। तो ये अनएम्प्लॉयबल जो लोगों की जमात है ये बढ़ती जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जकड़न आप देखिए। और मैं बहुत माफ़ी के साथ अपने उन तमाम YouTube के साथियों से ये बात कहना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, उनका जिक्र एक इनडायरेक्टली कर रही हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, उनमें से कई मेरे दोस्त हैं। लेकिन आप ये देखिए बदकिस्मती की बात कि जब हमने न्यूज़ को डेमोक्रेटाइज किया, जिसके पास भी जीमेल अकाउंट है वो अपना एक YouTube अकाउंट खोल सकता है। आप जानते हैं इस बात को। इसका मतलब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लगाना आपको, आप अपना YouTube जब चाहें शुरू कर सकते हैं। आज जब YouTube के इस न्यूज़ की दुनिया को करीब 5 साल तो मैं कहूँगी इस तरह हो चुके हैं कि ये टीवी को ऑलमोस्ट बदल रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो YouTube पे हुआ है, ये बात भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ। लेकिन आज भी जो टॉप 10 पहले 10 YouTube के पत्रकार, न सिर्फ कि उनमें सब उच्च जाति के लोग हैं, बल्कि उनमें से 90% ब्राह्मण। वो अच्छे लोग हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, हम ठाकुरों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम ठाकुरवाद के खिलाफ हैं। और ये तमाम जो YouTube के पत्रकार हैं ये ब्राह्मणवादी नहीं है, ठाकुरवादी नहीं है, ये तानाशाहीवादी भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, ये लिबरल लोग हैं। लेकिन ये वो नहीं बन सकते जो हम हैं, जो तजुर्बा हमने जिया है। अब आज की तारीख में देखिए, मेरी बहुत सारी पहचान होती थी 2014 से पहले, आज मेरी सिर्फ एक पहचान है। आप जानते हैं क्या पहचान है मेरी? मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ। मतलब मेरी और कोई पहचान नहीं है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं डेमोक्रेटिक माइंडेड हूँ, मैं एक लिबरल हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरा उत्तर प्रदेश से संबंध है। मतलब मैं आपको अपनी कम से कम 30 पहचानें बता सकती हूँ, उसके बाद मेरी मुस्लिम पहचान आएगी। लेकिन उन 30 पहचानों के ऊपर ये पहचान है। और इसीलिए जब मैं अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को, जो बहुत लिबरल है, मेरे साथ काम करते हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, जब वो लिखते हैं, जब वो खबरें करते हैं, तो वो उनके लिए ये एक स्टडी का सब्जेक्ट हो सकता है, उनके लिए एक फिक्र का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो उस रियलिटी को जी नहीं रहे हैं।
इसीलिए जब मैं कह रही हूँ यूट्यूब में भी 90% ब्राह्मण पत्रकार हैं, लिबरल पत्रकारों में, वो आपकी भलाई चाहते हैं, मेरी भलाई भी चाहते हैं, लेकिन वो मैं नहीं है। उन्होंने मेरे जैसा जीवन नहीं जिया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस ऑथेंटिसिटी के साथ, और इसीलिए मैंने इस जो अभी मैं बात कर रही थी इसकी शुरुआत मैंने इसी डिस्क्लेमर के साथ की कि मैं आपकी दोस्त हो सकती हूँ, लेकिन मैं आप नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत अजीज दोस्त हूँ। आपके दुख पे मेरा दिल रोता है, मेरी आंख रोती है, मुझे बहुत जुनून और गुस्सा आता है जब गैर बराबरी होती है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं जी रही हूँ जो आप जी रहे हैं। और मुझे ये प्रिविलेज है कि मैं दूर बैठ के तूफान का नजारा करूं। तो हमारे ब्राह्मण दोस्त या हमारे गैर मुस्लिम दोस्त दूर बैठ के तूफान का नजारा कर रहे हैं, और यहां हमारी कश्तियां डूब रही हैं। तो कश्तियां आपकी डूब रही हैं, दूर बैठ के मैं इस तूफान का नजारा कर रही हूँ और दुखी हो रही हूँ। तो बिल्कुल आखिरी बात की बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, पहली बात तो इस किताब को लिखने के लिए। आप सब लोगों को भी मैं ये जिम्मेदारी देती हूँ कि हम जो एक व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति अपने आप में एक लोकतंत्र और संविधान के फौजी के तौर पर अपने आप को देखें। और ये कोई बहुत नापाक साजिश के तौर पे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब एक फौजी बन जाइए, मैं कहती हूँ सिर्फ इंसाफ, बराबरी और संविधान के फौजी के तौर पर हमारे अंदर बहुत ताकत है, और हम सब उस 65% में से एक है, हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।